Hello friends, welcome back to my channel MPS program with Singh Priyanka. Thank you for coming here and thank you so much visiting this channel and this channel has completed 150 subscriber maybe. Uh, so once again I want to say thank you in such a very short time. सो गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है और हमारे जो संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन कहाँ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राज्य के का जो नीति निदेशक तत्व है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम सभी को आनी चाहिए कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में है और इसका प्रावधान जो जो सारे जो प्रावधान है वो आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी व्याख्या की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दैट कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की ऑब्जेक्टिव क्या है और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है उसके लिए हम लोग न्यायालय में जैसे कि मौलिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो है वो हम सभी जान रहे हैं कि 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। और अगर हमें अपनी मौलिक अधिकार की प्राप्ति नहीं होती है तो हम लोग फाइट करते हैं न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं कि सरकार को हमें ये देना पड़ेगा, हमारा अधिकार है कि जो मौलिक अधिकार हमें मिला है वो हमें मिलना चाहिए, राइट। ठीक उसी प्रकार राज्य की जो नीति निदेशक तत्व है जो कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 में इसकी व्याख्या की गई है और इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 36 से लेकर 51 में सारा प्रावधान जो है ये हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। इसकी आलोचना इसलिए की जाती है, इसकी आलोचना करने की फर्स्ट ऑफ ऑल यही रीज़न है कि हम लोग न्यायालय में इसके प्रति सरकार को बाध्यता, इट मीन्स हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये अर्जी नहीं लगा सकते हैं कि सरकार को ये चीज़ लागू करना चाहिए, ठीक है। अगर सरकार चाहेगी, अगर सरकार में इतनी सामर्थ्यता है या उनमें योग्यता है, अगर उनको लगता है कि ये चीज़ आम पब्लिक को, आम जनता को प्रोवाइड करनी चाहिए तो वो सरकार उसे लागू करेगी। इट मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत में मोस्ट डिफर यही है कि मौलिक अधिकार के प्रति हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इट मीन्स न्यायालय में हम लोग फाइट कर सकते हैं कि ये अधिकार मेरा है, मुझे चाहिए। बट नीति निदेशक तत्व जो है, जो हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, जो हमारा राज्य का नीति निदेशक तत्व है जो कि आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो इसके प्रति हम लोग सरकार को ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ यूज़फुल है तो ये आप पारित कीजिए या ये चीज़ प्रोवाइड कीजिए। इसके लिए मतलब सरकार को बाध्यता बोलो या जो भी बोलो, मीन्स हम लोग उसके लिए उन्हें काफ़ी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। लोक कल्याणकारी राज्य मीन्स क्या? सरकार को, आम जनता के लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी की मौलिक या मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। हम सभी की मौलिक मूलभूत आवश्यकताएं जो है, सुख सुविधाएं जो है, उसे प्रोवाइड करना, ठीक है। उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जिससे व्यक्तियों की संपूर्ण विकास हो सके, जिससे उनकी सर्वांगीण विकास हो सके। तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको प्रोवाइड करना एक लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का तात्पर्य यही है कि वो एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और उसे सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र में, क्या कहेंगे, लोकतंत्र मीन्स क्या? लोकतंत्र मीन्स प्रजातंत्र, ठीक है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, राइट। मेरा ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे याद आ गया। सो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके सारे प्रावधान को
जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न विथ मी एंड प्लीज लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संविधान में इसका वर्णन कहाँ है। तो संविधान में इसका वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 36 से 57 में इसका वर्णन है। ठीक है, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी प्रावधान हैं वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी कहने जा रही हूँ। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशंस में यानी कि संविधान में इसकी उपयोगिता क्यों है। ठीक है, तो जब ये संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तब संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। उन्होंने सलाह दिया था कि संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार रखा जाए। B.N. राव जो थे हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, इन्होंने सलाह दिया था कि संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए, यानी मौलिक अधिकार 1 एंड मौलिक अधिकार 2, राइट। तो एक मौलिक अधिकार वो हो जो तुरंत लागू हो सके तथा उसे न्यायालय में प्रवर्तनीय माना जा सके। ठीक है, तथा दूसरे मौलिक अधिकार वैसा होना चाहिए या वो रखे जाना चाहिए जो धीरे धीरे राज्य तथा सरकार के द्वारा लागू किया जा सके। ठीक है, एक वैसा मौलिक अधिकार होना चाहिए जो न्यायालय में प्रवर्तनीय माना जा सके। सेकंड मौलिक अधिकार ऐसा होना चाहिए जो धीरे धीरे राज्य तथा सरकार के द्वारा लागू किया जा सके, यानी कि लेकिन इनके विचारों को माना तो गया, लेकिन इन्हें मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 के नामों से नहीं रखा गया। ठीक है, जो B.N. राव मौलिक अधिकार की जो सिफारिश किए थे कि वो 2 होने चाहिए, जो एक न्यायालय में परिवर्तनीय होनी चाहिए और एक अगर सरकार को लगे तो उसे धीरे धीरे वो लागू किया जा सकता है। लेकिन इनके विचारों को माना तो गया, लेकिन इन्हें मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 के नामों से नहीं रखा गया। मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों के नाम से रखा गया। ठीक है, जो न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधारा नहीं थी, यानी कि जो न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधारा नहीं थी, उस समय सरकार जो जनता को देने में सक्षम नहीं थी, ठीक है, उन अधिकारों को नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। और नीति निदेशक तत्व को हम लोग DPSP के नाम से भी जानते हैं। यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राज्य यानी सरकार को क्या करनी चाहिए, जनता को किस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, उसके संबंधी प्रावधानों को राज्य के नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सरकार के दायित्व को दर्शाता है। राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है वो सरकार के दायित्व को दर्शाता है। पहला, यह तो नीति निदेशक तत्व का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? तो नीति निदेशक तत्व का जो प्रावधान है वो आयरलैंड से लिया गया। संविधान के किस भाग में इसकी व्याख्या की गई है? तो संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। और इसके जितने भी प्रावधान हैं यानी इट मीन्स जो भी आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में सारा उल्लेख किया गया है। ठीक है, यह मौलिक अधिकार के समान नहीं है, अर्थात मौलिक अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं और न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकार, अगर हम लोगों के मौलिक अधिकार का कोई भी हनन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके अर्जी कर सकते हैं, याचिका दे सकते हैं या जो भी बोलो फाइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा राज्य का नीति निदेशक तत्व है ये इसके लिए हम लोग न्यायालय में अर्जी नहीं लगा सकते क्योंकि ये अप्रवर्तनीय है। नीति निदेशक तत्व जो ये परिवर्तनीय नहीं है, अतः न्यायालय में हम चुनौती दे करके सरकार से बाध्यता यानी ये नहीं कह सकते हैं कि इसे लागू करना चाहिए। ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगी कि सरकार जैसे जैसे अपनी योग्यता को बढ़ाते जाएंगी धीरे धीरे
जैसे सरकार की सामर्थ्यता बढ़ेगी वैसे वैसे वो धीरे धीरे इसको लागू करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है, इसका उद्देश्य है राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना या राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और ऐसी राज्य की स्थापना करना जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो, उनकी अधिकतम हितों की ध्यान रखनी चाहिए, अधिक से अधिक उनके जीवन के विभिन्न भागों में सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करनी चाहिए। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो सिद्धांत है उनका उद्देश्य यही है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड से लिया गया है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि भाग 4 में इसका वर्णन है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 36 जो है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, इसकी व्याख्या किया गया है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 में तो राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन है, लेकिन अनुच्छेद 37 में यह दिया गया है कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यानी यह सरकार के दायित्व है कि सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करे। आर्टिकल 38। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 39 संसाधनों का उचित वितरण और सामान्य कार्य। आर्टिकल 39 संसाधनों का उचित वितरण एंड सामान्य कार्य। तो संसाधनों का उचित वितरण और सामान्य कार्य, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के पास संसाधन ही संसाधन है और किसी एक के पास कुछ भी नहीं है। तो हमारे नीति निदेशक सिद्धांत जो है उसमें आर्टिकल 39 में प्रावधान ये है कि संसाधनों का उचित वितरण हो और समान कार्य हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 क। अनुच्छेद 39 क 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 39 का कब जुड़ा था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 39 क में यह वर्णन किया गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय, यानी जो भी समान अवसर है उसके आधार पर न्याय हो। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 39 हो गया। अनुच्छेद 40, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 40 हमारा पंचायत से रिलेटेड है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो की गई है वह बलवंत राय मेहता जो कि 1957 में भी 1957 में वो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी या दी थी, जिसमें कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में ही ये पंचायत का वर्णन किया गया है। DPSP में अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायत से ही रिलेटेड है। अनुच्छेद 40 यानी कि पंचायत से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, उससे पहले ये नीति निदेशक तत्व का ही ये पार्ट था। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 41 कुछ दशा में काम। जैसे अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशा में काम, जैसे कि बेरोजगारी है, बुढ़ापा है या गरीबी है, तो इन दशाओं में काम। आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 है कार्य न्याय संगत और मानवीय। मीन्स आपको अगर काम मिलेगा तो काम करने का जो स्पेस है वो एक न्याय संगत होना चाहिए। इट मीन्स वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप काम कर पाओगे। तो अनुच्छेद 42 में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 43 निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग। जब आपको 42 में
41 में आपको काम मिलेगा, 42 में आपको काम करने का अच्छा माहौल मिलेगा और 43 में जब आप काम करेंगे तो आपको मजदूरी मिलेगा। इसमें एक कुटीर उद्योग को भी जोड़ दीजिएगा। कुटीर उद्योग मीन्स चटाई बुनना, टोकरी बनाना से रिलेटेड है। आर्टिकल 43। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 44। ये दिया हुआ है समान नागरिक संहिता। 44 इक्वल है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि समान नागरिक संहिता इट मीन्स 44। इसमें जैसे कि विवाह, तलाक या गोद लेना या अपनी प्रॉपर्टीज़ का वंशजों में बंटवारा, तो विभिन्न रिलीजन्स में अलग अलग कानून हैं। तो इन जो धार्मिक या जो भी रीजनल जो डिफरेंसेस है उसमें समानता लाना, तो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी 6 वर्ष से कम आयु के। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में क्या वर्णित किया गया है, फंडामेंटल राइट्स में 21A जोड़ा गया है क्या, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको उठाकर शिफ्ट कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में, तो यहाँ भी तो कुछ खाली स्पेस हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग 6 से 14 नहीं, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चा को शिक्षा दिया जाना चाहिए। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था। कब किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 86 जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था अनुच्छेद 45 में कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा, और फंडामेंटल राइट्स के 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में है हमारा अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा, आर्थिक हित, न्याय, सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय। 46 है। अनुच्छेद 47 में क्या हो जाएगा? मद्य निषेध। जब मद्य निषेध होगा तो जाहिर सी बात है कि पोषाहार आएगा और अच्छा स्वास्थ्य आएगा, राइट। तो 47 हमारा मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य आएगा। 48 जब मद्य निषेध हो जाएगा एक ग्रामीण लोगों के लाइफ में, तो वो क्या करेंगे? कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, राइट। तो 48 हो जाएगा कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु। ठीक है, स्टेप के इंडिकेट करके याद करोगे तभी आपको आर्टिकल याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 41A। 41A जो है हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण। अनुच्छेद 50 है, 50 से याद रखिए 50-50 यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का पृथक्करण। नेक्स्ट है हमारा 51, जब सब कुछ हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आई होप ये जो मेरा वीडियो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप लोगों के लिए यूजफुल हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस चैनल।